हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और आ गया है हम सबका फेवरेट द अल्टीमेट गेमिंग फोन इन द बजट सेगमेंट पोको F3 GT। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं, ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए यही है, क्योंकि अगर आप इस फोन को लेते हो तो आप ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज के फोन आप लंबे टाइम तक चलाओगे। मैंने पहले बता रखा है, अभी के लिए 6GB इनफ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको 8GB की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने 30,000 रुपए 25,000 रुपए खर्च भी कर दिए और फिर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हाँ रैम की थोड़ी कमी पड़ रही है। तो इस वजह से अगर आप जाना चाहते हो 8GB वाले वेरिएंट के लिए जाना। दूसरी बात, 6GB वाला वेरिएंट ऑलमोस्ट स्टॉक में बहुत कम ही रहेगा। इनिशियली भी कम था, अब भी कम है, फ्यूचर में भी कम ही रहेगा। तो यहाँ पर डब्बे को खोलते ही सबसे पहले हमें ये बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर हमें सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जिसे बहुत ही रचनात्मक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। इसके बाद हमें एक पाउच देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका टाइप C to 3.5mm जैक का कन्वर्टर देखने को मिलता है। इसका मतलब इस फोन के अंदर आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता। ये एक सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ये गेमिंग फोन है। गेमिंग फोन में आपको ब्लूटूथ का कितना यूज करोगे, वहां पे लेटेंसी रहेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलना चाहते हो, सीरियस होकर गेमिंग करना चाहते हो, तो लेटेंसी का आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपको एक वायर्ड ईयरफोन्स चाहिए होंगे। अगर आप गेमर्स हैं तो ऑब्वियसली आप चार्ज करते हुए भी तो गेम खेलना चाहोगे, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से गेमिंग फोन के अंदर आपको ये चीज देनी चाहिए। इसके बाद हमें एक केस देखने को मिलता है, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। सबसे पहला ये जो कटआउट आप पीछे देख रहे हो, ये काफी ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से धूल काफी आसानी से अंदर जा रही है। दूसरी बात मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद जैसे ही फोन आप अपने हाथ में लोगे, आपको स्ट्रेट अवे एक चीज फीलिंग होगी, दिस इज अ प्रीमियम डिवाइस। मतलब हाथ में लेते ही एक सॉलिड बिल्ड का एहसास होगा, मेटल फिनिश, बोथ साइड ग्लास, और एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है जैसे ही आप इस फोन को सबसे पहले अपने हाथ में लेते हो। अगर मैं बात करूं डिजाइन की, तो डिजाइन हम सब ने पहले ही देख रखा था। मुझे जब मैंने हाथ में लिया तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसके ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ एक IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा। साइड की अगर मैं बात करूं तो आपको वॉल्यूम रॉकर्स और एक और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको सिम इजेक्टर टूल, एक माइक, USB-C और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। और इस साइड में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। मतलब आप इस चीज को ना अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ आपको पावर बटन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद आपको इसकी पावर केबल मिल जाती है, और वो भी L शेप की, ताकि आप जब गेम खेलो चार्जिंग में लगाकर तब आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। इसके बाद आपको पावर ब्रिक मिल जाती है, Xiaomi वाली 67 वॉट वाली। इसके बाद इसको जब सेटअप करने के लिए गया मैं, तो मुझे दो चीज थी मेरे दिमाग में। पहला कि इसमें बहुत सारे ब्लूटवेयर्स आने वाले हैं, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी कम है और इसमें आपको मतलब दूसरे फोन के मुकाबले थोड़ी चीजें ज्यादा दी गई हैं, बिल्ड और डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ज्यादा दिया गया है, तो मे बी पोको एड से पैसे कमाएगा। दूसरा मेरे दिमाग में ये था कि भाई इस प्राइस रेंज में ये एक मिड प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है, जहां पर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको एड सर्व करे जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी मेरे मन में था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है कि एड ना आए। तो यहाँ पर जब इसे सेटअप करा गया, तो अच्छी बात यह है कि आपको कम से कम ब्लूटवेयर्स देखने को मिल रहे हैं। इनिशियली आपको बहुत सारे अलग अलग एप्स डाउनलोड करने के लिए फोर्स नहीं करा जा रहा, बहुत सारी अलग अलग परमिशन नहीं मांगी जा रही। जैसे जब मैंने पहली बार कीबोर्ड का यूज करना चाहा, तो वहां पर उसने पॉलिसी का वो मांगा। भाई वो एक सिंपल सा कीबोर्ड है, उसमें क्या तुम्हारी पॉलिसी। इसके बाद अगर मैं ब्लूटवेयर्स की बात करूं, तो आपको MI के कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, MI पे, MI क्रेडिट वगैरह, और साथ ही साथ आपको Amazon प्राइम, आपका नेटफ्लिक्स, आपका जो FB वगैरह हो गया, ये सब कुछ मिल जाता है। तो ओवरऑल जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो ब्लूटवेयर्स वगैरह आएंगे, उसके मुकाबले ये काफी ठीक था। बस प्रॉब्लम मुझे एक चीज की लगी, केस के साथ फोन कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये केस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत वही जो मैंने पहले बताया, आपको ये जो कैमरा कटआउट है बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरी दिक्कत की बात करूं तो ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए कटआउट दिया है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या तो इस फोन का जो पावर बटन था वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए था, तब जाकर ये थोड़ा अच्छा लगता। इसका जो पावर बटन है वो बिल्कुल फ्रेम के साथ मिला हुआ है, और इसका जो कटआउट है वो भी इतना डीप है कि मेरी फिंगर अच्छे से बैठ नहीं पाती। मतलब अगर मैं 10 बार अनलॉक करना चाहूँ ना, तो 6-7 बार अनलॉक होता है, 3 बार नहीं होगा। और ये बड़ी बात है, आपका ये फोन बिना केस के 10 बार में से 10 बार अनलॉक होगा, आप कैसे भी फिंगर लगा दो, लेकिन केस लगा दोगे तब चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। और ये फ्रस्ट्रेटिंग लगी मुझे बहुत ज्यादा इनिशियली। दूसरी बात, क्योंकि केस के इस साइड में बहुत ज्यादा कटआउट्स हैं, इसकी वजह से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से अपने आप कभी कभी ऐसे हो जाता है, मतलब जब ये ऐसे रहेगा, मैं इसको अनलॉक करने जाऊंगा तो बिल्कुल ही अलग वो आएगा, मतलब उंगली घुसती ही नहीं अंदर, फिर उसे मैं ठीक करूंगा, उसके बाद अनलॉक करूंगा। तो पोको की टीम से कोई भी सुन रहा है,
केस बिल्कुल भी सही नहीं है, एक्सपीरियंस को ruin कर दे रहा है पूरा। मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ फोन की, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत दे रहा है। और स्टार्टिंग में जब आप फोन बूट करोगे तो आपको ये 60 FPS पर लॉक मिलेगा। जब आप इसे यूज करोगे लिटरली आपको बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा मतलब जिटर मिलेगा आपको UI के अंदर। कहीं भी कुछ भी खोलो बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। लेकिन जब मैंने इसको 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट करा तब जाकर वापस से परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ओवरऑल अगर मैं UI परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे थोड़े बहुत जिटर्स देखने को मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा माइनर है, उन्हें इग्नोर करा जा सकता है। अब हमें यहाँ पर इसका फर्स्ट इंप्रेशन चाहिए ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन को हर चीज़ पहली बार करके देखते हैं। सब कुछ अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ इसको सेटअप करा है। चलो सब कुछ पहली बार करके देखते हैं, मतलब खोल के देखते हैं कौन सी चीज़ क्या परमिशन मांग रही है और क्या हमें उसे देना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इनके ट्रिगर को लेकर हूँ। ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे लगते हैं, मतलब यूज करने में कैसे लगते हैं। अभी तक मैंने यूज नहीं करा है। जब मैंने फोन को बूट अप करके थोड़ा सा यूज कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे एक अपडेट पहले से ही अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें चल रहा था MIUI 12.5.2 और जब इसका अपडेट आया वो आया 12.5.4 का। 12.5.2 आया था मई के अंदर। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो फोन है वो K40 के साथ बना, उसी के साथ पैक हुआ, उसी के साथ शिप वगैरह करके रखा गया था, लॉन्च बाद में करा गया बस। और दूसरी बात, आप इस फोन का जो नाम है वो देखो, जो कोड नेम आता है भाई, सिंपल सा जो इनबिल्ट जो नाम आता है, पोको F3 GT भी रख सकते थे। खैर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो अपडेट्स आए ना, पहला OnePlus ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया अपने आप। जैसा कि आप गीकी रंजीत सर की वीडियो में देख सकते हो कि उनके साथ भी, मतलब हर किसी के साथ यही हुआ, जिनको रिसीव हुआ पहले दिन अपने आप एक अपडेट पुश हो गया, अपने आप वो अपडेट हो गया, रीस्टार्ट हो गया, सब कुछ अपने आप हो गया। खैर, ये एक फिशी चीज थी और इसी वजह से पहले जब फोन के अंदर अपडेट आते थे तो हम खुश होते थे, अब जब अपडेट आता है तो हम डर जाते हैं। तो अब अगर मैं इसकी इन हैंड फील की बात करूं तो वो हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो दूर से अगर मैं देखूंगा ना, दूर से मुझे पर्सनली OnePlus Nord ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि उसका जो डिजाइन है वो काफी मिनिमल है, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, बहुत ज्यादा कुछ भसड़ नहीं है उसमें। वहीं पर अगर मैं पोको की बात करूं तो यहाँ पर दुनिया भर के आपको बहुत सारी अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से प्रीमियमनेस उतनी ज्यादा आपको दूर से देखने पे पता नहीं चलती, लेकिन ऑब्वियसली जैसे ही आप दोनों फोन को हाथ में लोगे, नो डाउट आंख बंद करते ही आपको फील हो जाएगा कि पोको की बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा सॉलिड है इन कंपैरिजन टू OnePlus। इसके बाद अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 10 बिट का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। टर्बो डिस्प्ले पोको ने इसको कहा है क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। वो टच सैंपलिंग रेट तभी चालू होता है जब आप गेमिंग मोड में जाते हो। वैसे ये शायद 240 हर्ट्ज पे रहता होगा, पोको ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि इससे बैटरी भी बचेगी। गेमिंग के अंदर ही आपको इतना ज्यादा टच सैंपलिंग रेट की जरूरत पड़ती है। बाकी जो इसके 10 बिट कलर्स वगैरह की बात करूं तो वो काफी ज्यादा अच्छे लगे। इतनी जल्दी मैंने इतना टेस्ट नहीं करा है, लेकिन फिर भी इतना बता सकता हूं कि OnePlus Nord के सामने ठीक है। OnePlus Nord की अगर मैं बात करूं वो थोड़ा सा मेजेंटा या पिंक की साइड में हल्का सा चला जाता है, ब्लूइश टाइप का। ये एक नेचुरल कलर आपको शो करता है। बाकी वो सारी चीज कैसी है वो आपको डिटेल्ड वीडियो में पता चल जाएगी। इसके बाद अगर मैं ट्रिगर्स की बात करूं तो ये भी काफी ठीक है। अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जानी जाए तो मैं कहूंगा कि और थोड़े से लाइट होते तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहते। अभी मुझे थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं, मे बी इनिशियली ऐसा है, थोड़ा सा यूज करने के बाद ये ऑटोमेटिक थोड़े से ढीले हो जाएं और जैसा हमें चाहिए था वैसा हो जाए। लेकिन अभी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में हल्के से, बहुत हल्के से मुझे टाइट लगे। टेक्टाइल है, बहुत ज्यादा टेक्टाइल है और दबाने में मजा भी आता है, लेकिन गेम खेलते टाइम थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है दबाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप सबको पता है कि गीक बेंच हो या थ्रॉटल टेस्ट हो, इन सब में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी इन सब में क्यों बिलीव नहीं करता वो मैं आपको फुल वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, UI में बहुत हल्की, बहुत माइनर, इग्नोर करने लायक जिटर देखने को मिला। हो सकता है इनिशियल था इस वजह से, क्योंकि कल रात ही मिला मुझे, आज सुबह से जब मैं यूज कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। इसके बाद गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर तो फुल परफॉर्मेंस तगड़ी वाली मिल रही है। मैंने अच्छा खासा देर तक गेम खेला है, वहां पर बहुत सही परफॉर्मेंस मिल रही है। और अगर मैं हीटिंग की बात करूं, हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा फोन। वार्म एक नेचुरल चीज है, हीटिंग अलग चीज है। अभी एक्सटेंसिव गेम मैंने नहीं खेला, मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं खेला है। वो खेल के आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो बाद में मिलेगी ही। लेकिन इनिशियली 20 मिनट आधा घंटा की जो मैंने गेमिंग करी उसमें मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चला। फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल नहीं हुए, गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चला था। और हाँ, अगर आप एक गेमर हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो गेमिंग के अंदर, तब ये चीज कहाँ गई, ये चीज आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि
कंपटीशन गेम में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। वैसे अगर आप देखना चाहो तो आपके लिए दूसरे फोन ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि तब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा ना आपके लिए। अभी तो बहुत सारे जो नॉर्मल कैजुअल गेमर्स हैं उनके लिए ये चीज काम में आने वाली है। मतलब मैं जितने पहले मतलब OnePlus वाले से मार पा रहा था उससे लगभग 2 गुने हो गए थे इन ट्रिगर्स की वजह से। अब यहाँ पर अगर मैं इसके एक डाउन साइड की बात करूं तो यहाँ पर गेमिंग के लिए फोन बनाया गया है, यहाँ पर डुअल वाईफाई आपको दिया गया है, इवन इतना डिटेलिंग करी गई है कि आपको तीसरा माइक भी दिया गया है ताकि जब आप गेम खेलो तो सामने वाले के पास प्रॉपर आपकी आवाज जाए। लेकिन यहाँ पर जब मैं हेडफोन लगाकर खेलूंगा तो जो आपने हेडफोन डोंगल दिया है वो कैसा दिया है, वो तो ऐसा ही सीधा ही है ना। मोस्टली लोग चार्ज में लगा के नहीं खेलेंगे, क्योंकि चार्ज में लगाकर एक तो रिकमेंड भी नहीं करता कोई, दूसरा हीटिंग ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिलेगी, तीसरा यहाँ पर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हमें कोई सेंस नहीं बनता ना चार्ज में लगा के गेम खेलने का। हम ईयरफोन लगाकर बहुत देर तक खेलेंगे। तो जब ईयरफोन हम लगाएंगे तो जिस चीज से आप बचना चाहते थे वही चीज हो रही है। ईयरफोन आप लंबे टाइम तक लगाकर खेलोगे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। तो यहाँ पर ये जो डोंगल आपको मिला है ये भी इस टाइप का होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहता। इसके बाद अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर डुअल स्पीकर, आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं और ये स्ट्रेट अवे पहली ही सुनने में आपको OnePlus Nord से बेहतर लगेंगे। अगर मैं लाउडनेस की बात करूं तो दोनों बिल्कुल सेम जगह बैठते हैं। मुझे मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है। 20 अगर है भी तो वो है आपका OnePlus Nord, वो थोड़ा ज्यादा लाउड लगता है। लेकिन ओवरऑल क्लियरिटी, मिड्स, बेस, इन सब की मैं बात करूं तो आपका जो पोको है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसके बाद आपको वही इसमें सिम ट्रे मिल जाती है डुअल 5G की। इसमें आपको गैस किट मिलती है ताकि मॉइस्चर वगैरह से बचा रहे। और इसके बाद अगर मैं इसके कैमरास की बात करूं तो वो ऑब्वियसली थोड़े टाइम तक यूज करा है। कल शाम को आया था मेरे पास, रात के टाइम लगभग, तो अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मैं कैमरा को जज कर पाऊं। तो वो आप डिटेल फुल वीडियो में देख लेना, या फिर किसी और ने अगर कैमरा टेस्ट कर लिया होगा आप उनकी वीडियो देख सकते हो। बाकी और जो छोटी मोटी बातें हैं उसकी बात करें तो हैप्टिक्स इसके ठीक है, OnePlus Nord से ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर आप हैप्टिक्स की बात करो तो बैटरी लाइफ आप जज नहीं कर सकते इतनी सी देर में। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी इसको चार्ज करा था, मुझे ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा फास्ट नहीं लगा भाई। मैंने 17% पे रखा था रात के 1:06 पे, और करीब 20-25 मिनट बाद ये 51% तक ही जा पाया। मतलब 17 से 51% तक 20 मिनट में। तो मेरे हिसाब से तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं हुई ना। अब वो पता नहीं क्यों हो रहा है, सॉफ्टवेयर से लिमिट हो रखा है या फिर कोई और रीजन था, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब मैं चार्ज में लगाया तो वहां पे टर्बो शो कर रहा था। और इसके बाद जो केस की बात है वो तो मैंने आपको बता ही दी। तो बस मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट इंप्रेशन हमारा अच्छा लगा होगा। ओवरऑल अगर एक और चीज मैं बताऊं, फोन चौड़ा है और चौड़ा होने की वजह से गेमिंग में ज्यादा अच्छा लगता है, हैंडी लगता है गेम खेलते टाइम, मीडिया कंज्यूम करते टाइम काफी मजा आता है। और बाकी सारी बातें आपको बाद में पता चलेंगी। फर्स्ट इंप्रेशन मेरे यही थे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप इस फोन के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो, फुल डिटेल में जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपके क्या क्या सवाल हैं इस फोन के रिगार्डिंग, सारे सवाल अपने नीचे कमेंट करके पूछ लेना ताकि हम उसे इंक्लूड करें और उसके हिसाब से मैं अपना रिव्यू बनाऊं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।